हेलो बच्चों, मेरा नाम है हरीश। आप देख रहे हैं हेरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आज से हम इसी चैनल के ऊपर शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की भौतिक विज्ञान को हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी। तो इसमें आप हिंदी माध्यम के बच्चे सारे लेक्चर्स और सारे अध्यायों को गहनता से अध्ययन कर पाएंगे। भौतिक विज्ञान हमने पिछले 2-3 वीडियोस डाले जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज थे, लेकिन विद्यार्थियों के समय को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक सराहनीय कदम आगे उठा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पहले एक बात बताना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारी RBSC की पेपर एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उसे देख लीजिए, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए आपको कौन सा चैप्टर कितने अकॉर्डिंग पढ़ना है, कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स रहेंगे और किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा टाइम देना है। तो चलिए आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद हम ये शुरू करते हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर। तो पहले हम जानते हैं कि पहली यूनिट कौन सी है। तो हमारी पहली यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, जिसका इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा पहले जानते हैं कि स्थिर विद्युत की क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के स्थिर प्रभाव या अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत की कहते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम? जिसमें आवेशों के स्थिर प्रभाव का, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। तो हम जानते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है विद्युत क्षेत्र था आवेश। तो इसमें आवेश क्या होता है? तो आवेश पिंड का मूलभूत गुण है और यह गुण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात पिंड के आवेशित होने के कारण उत्पन्न होता है। पिंड के आवेशित होने में प्रोटॉन का योगदान बिल्कुल भी नहीं होता है। आवेश पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अगर हम बात करें आवेश के गुण की, तो आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं? तो आवेश के गुण सबसे पहले बात करें आवेश के प्रकार किस तरीके से। तो आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। समान प्रकृति के आवेशित कण होते हैं जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकृति के आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत अवस्था में, मतलब कि एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को दर्शाती है। जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो जाएगी, ये किसको दर्शाएगी? धनावेश को दर्शाएगी। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, ऋणात्मक आवेश को दर्शाती है। द्रव्यमान सदैव आवेश के साथ संबंधित होता है। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान क्या होता है हमारा? भार। और ये किससे संबंधित होता है? आवेश से संबंधित होता है। जब किसी पिंड को धनावेशित या ऋणावेशित किया जाता है तो उसका आयतन सदैव बढ़ता है। अगर किसी पिंड, मतलब कि होता है कोई बॉडी है, उसको धनावेशित या ऋणावेशित किया जाएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव किया जाएगा तो इसके वॉल्यूम, मतलब कि आयतन में वृद्धि होगी। और आयतन कम नहीं बढ़ता है और घनत्व कम होता है। तो आयतन तो बढ़ेगा लेकिन इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर धनावेश या ऋणावेशित चार्ज आवेश किया जाएगा तो आयतन सदैव बढ़ेगा और उसका घनत्व सदैव घटेगा। अगर इसके मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और इसके विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होता है AT। आपने 11वीं कक्षा में, जो उम्मीद है विमीय सूत्र अच्छे से अध्ययन किया होगा। और इसके एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। वीडियो 3 मिनट हुई, अरे बंद करके। तो अब हम देखते हैं कि आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप के आवेश से दूसरे रूप के आवेश में निरूपित या फिर परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। एक बार फिर से समझा देता हूँ। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है।
आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अगर हम बात करें मूल आवेश क्या होता है, तो वह आवेशित कण जिस पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, जिस पर न्यूनतम आवेश रह सकता है, जिस पर न्यूनतम आवेश रह सकता है, और किस पर रह सकता है, उस आवेशित कण पर। उस आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहा जाता है। और इसके बात करें कितना होता है, तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, हमारा मूल आवेश होता है। अब हम बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आप इसे देख सकते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आप चाहे तो अपनी कॉपी में साथ में लिख सकते हैं। और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश कितना हो सकता है, प्लस इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, +3 इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ±3 इलेक्ट्रॉन का होता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। लेकिन इसके भिन्न के रूप में कभी भी नहीं हो सकता। भिन्न के रूप में किसे, मतलब कि 2/3 या फिर 4/5 इस तरह के से होकर ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ±2 इलेक्ट्रॉन होता है, ±3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक बार पुनः समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर से देखिए आप। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश +E मतलब कि ± इलेक्ट्रॉन, जिस एक इलेक्ट्रॉन का सकता है, ±2 इलेक्ट्रॉन होता है, ±3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। परंतु यह किसकी फॉर्म में नहीं होगा, भिन्न की फॉर्म में नहीं होगा। भिन्न किसे कहते हैं, 2/3, 4/5 या ऐसे कुछ 1/6 इस रूप में नहीं होगा। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम कुछ इस प्रकार से होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, किसके, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुनिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उसके वर्ग की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो कौन कौन से मान लेते हैं, देखो लगने वाला बल हम मान लेते हैं दो आवेश है, कौन कौन से, Q1 और Q2। ये हमारे दो आवेश हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, और इनकी दूरी r है। मान लीजिए एक ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। यहाँ से इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दोनों आवेशों के, Q1 और Q2 के व्युत्क्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती है। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अगर हम बात करें दोनों इक्वेशन से मिलाने, इक्वेशन 1 और 2, लगने वाला बल किसके बराबर है, Q1 Q2/r²। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा जिसका F इज इक्वल प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, K के, Q1 Q2/r²। ये क्या हो गया हमारा कूलाम का नियम। और अगर K की बात करें तो हमारा K होगा एक नियतांक होगा, सिंस K क्या है हमारा कांस्टेंट, जिसे क्या कहा जाता है, नियतांक। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, मैं एक बार पुनः बोलता हूं। कूलाम का नियम इस प्रकार से है,
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। आप अगर पीछे रह जाते हैं तो वीडियो को पॉज करके या फिर 5 या 10 सेकंड इसको पीछे ले जाके पुनः सुन के लिख सकते हैं। और इसके बाद आप ये लिख सकते हैं Q1 और Q2 हमारे दो आवेश है और दूरी कितनी है, R दूरी है। ये चित्र से समझा दिया है मैंने। Q1 और Q2 क्या है, हमारे दोनों आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। लगने वाला बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रोपोर्शनल का दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे तो F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिससे K कहते हैं, और ये K हमारा क्या है, नियतांक है। आपने देखा कूलाम का नियम किस प्रकार से होता है। कूलाम के नियम के अनुसार F होता है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम K की बात करें तो K का मान इस तरीके से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन नॉट हो सकता है वायु तथा निर्वात में विद्युतशीलता, वायु तथा निर्वात में विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु तथा निर्वात में विद्युतशीलता। तो इसका पूर्ण रूप इस तरीके से होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान की गणना करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। F बराबर 9 × 10⁹ होगा। और आवेश कितना है हमारा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि हमारा K डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इसकी बात करें तो इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। अभी हमने कूलाम के नियम को वायु तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुसार देखा। अब हम बात करते हैं यदि आवेश किसी परावैद्युतांक माध्यम के अंदर स्थित हो। आवेश किसमें स्थित हो, परावैद्युतांक माध्यम में स्थित हो, और इसमें स्थित है तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और सिंस हम यहाँ बात करें K क्या है हमारा, K है परावैद्युतांक। K क्या है हमारा, परावैद्युतांक है। वायु तथा निर्वात के लिए अगर हम बात करें तो वायु तथा निर्वात में K का मान कितना होगा, K का मान है वो 1 से बड़ा होगा। वायु तथा निर्वात में K का मान कितना होगा, K का मान 1 के बराबर होगा। तो अन्य परावैद्युतांक माध्यम में बात करें तो अन्य माध्यम में परावैद्युतांक कितना होगा, K से ज़्यादा होगा। इसे एक बार नोट कर लीजिए। परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक माध्यम है तो F का मान कितना होगा, F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K अपन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है हमारा, वायु तथा निर्वात में K का मान कितना होता है 1, और K है हमारा परावैद्युतांक नियतांक। और अन्य माध्यम परावैद्युतांक बात करें तो K से अधिक होगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा।
आपकी सुविधा के लिए एक बार हमने जो जो टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने किस किस टॉपिकों का अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने जाना स्थिर विद्युत की क्या होता है। तो स्थिर, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ स्थिर विद्युत की क्या होता है। तो स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आवेशों के स्थिर प्रभाव या अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों के स्थिर प्रभाव या अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पिंड मतलब बॉडी का मूलभूत गुण होता है और यह गुण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात पिंड के आवेशित होने में प्रोटॉन का योगदान बिल्कुल नहीं होता। योगदान किसका होता है? या तो इलेक्ट्रॉन में, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का बढ़ना या घटना निर्भर करता है। अगर बात करें आवेश पिंड का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण पिंड विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अगर आवेश के गुण की बात करी जाए, आवेश के कितने प्रकार होते हैं? आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर समान प्रकृति के आवेशित कण हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेशित कण हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब कि अगर धनात्मक धनात्मक है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर धनात्मक ऋणात्मक मतलब कि आप विपरीत प्रकार के हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो धनावेश को दर्शाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये धनावेश को दर्शाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये धनात्मक को दर्शाएगी। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश को दर्शाएगी। अधिकता ऋणावेश को और कमी धनात्मक को दर्शाएगी। द्रव्यमान सदैव आवेश के साथ संबंधित होता है। द्रव्यमान संबंधित किस होता है? आवेश के साथ संबंधित होता है, और बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थायित्व संभव नहीं है। अगर बिना द्रव्यमान का कोई आवेश है तो इसका स्थायित्व संबंध नहीं है। अगर जब किसी पिंड को धनावेशित या ऋणावेशित किया जाता है तो उसका आयतन सदैव बढ़ता है, लेकिन घनत्व हमेशा घटता है। अगर किसी पिंड को क्या किया जाता है? धनावेशित या ऋणावेशित, मान लीजिए बॉडी है, इसको धनावेशित या फिर ऋणावेशित किया जाएगा तो इसका आयतन है तो वो क्या हो जाएगा? आयतन हमेशा बढ़ेगा और घनत्व हमेशा कम होता है। आयतन तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, और इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व कम हो जाएगा। अगर बात करें इसके मात्रक, इसका मात्रक कूलाम होता है, और इसके एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं इसकी बात करें तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम कुछ इस प्रकार से कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप के आवेश के अंदर निरूपित या फिर परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा मूल आवेश क्या होता है, मतलब कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है वह या फिर उसे मूल आवेश कहा जाता है। अगर इसकी मान की बात करें तो इसका मान कुछ इस प्रकार होता है, E बराबर ±1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इसके बाद हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण होता है किसी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश हमेशा किस तरफ कैसे होगा? ± इलेक्ट्रॉन E हो सकता है, या फिर ±2E, या फिर ±3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जबकि किस प्रकार का आवेशित नहीं हो सकता है? इसके भिन्न के रूप में नहीं होगा, जैसे कि ±2/3 इलेक्ट्रॉन, यह संभव नहीं है, या फिर 3/3 इलेक्ट्रॉन, यह क्या है? यह संभव नहीं है। और इसे ही क्या कहा जाता है? आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। आवेश के क्वांटीकरण को आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। एक बार फिर से मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस इलेक्ट्रॉन, ±2 इलेक्ट्रॉन, ±3 इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, लेकिन इसके भिन्न के रूप में कभी भी नहीं होगा। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसके बाद हमने कूलाम के नियम की चर्चा करी। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन पर लगने वाले आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके वर्ग की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो अगर अब हम बात करें आवेश कूलाम का नियम क्या होता है, तो कूलाम का नियम कुछ इस प्रकार से होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन पर आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अगर मान लेते हैं हमारे Q1 और Q2 दो आवेश है, ये क्या है हमारे आवेश है, इनके बीच की दूरी है वो r है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि k होगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इस k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के अगर मान की गणना करें तो ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हमने वायु तथा निर्वात के लिए इस k के मान की गणना करी थी। तो जब पराविद्युतांक माध्यम के लिए भी गणना करी तो पराविद्युतांक के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट के साथ में k का मान आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कब है, k हमारा क्या है, पराविद्युतांक माध्यम हो। तो अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आवेश की विधियाँ क्या होती है, आवेश की 3 विधियाँ जो है। इसके बाद हम एप्सिलॉन नोट के मान की गणना करेंगे, इसका विमीय सूत्र जानेंगे और कूलाम के नियम का सदिश रूप जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से देखिए, समझिए। आपके किसी प्रकार के डाउट को हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके सवालों को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।